द बॉयज इन द बोट 2023 की ये मूवी वेलकम डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी। मूवी की शुरुआत में हमें जोई नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो अपने पोते को नाव चलाते हुए देख रहा होता है, जिसको देखकर उसे भी अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं कि वो भी एक समय था जब उसके पास हर चीज की कमी थी, न खाने के लिए पैसे थे, न ही रहने के लिए घर। लेकिन तब उसकी जिंदगी बदलने वाली यही नाव उसके पास आई, जिसने उसे जीवन में आगे बढ़ने का हौसला दिया, वरना वो तो कब का टूट चुका होता। इसके बाद हमें जोई की जवानी की कहानी दिखाई जाती है ताकि हम भी जान पाए आखिर कितने मुश्किलों का सामना करने के बाद जोई आज यहाँ तक पहुँच पाया है। तो वह मूवी 1936 सियाटल पर मुड़ जाती है, जहाँ जोई अपने फटे जूते के अंदर न्यूज़पेपर रख रहा होता है ताकि चलने में आसानी हो, क्योंकि उसके पास उसे सिलवाने के भी पैसे नहीं है। साथ ही वो एक कबाड़ और बंद पड़ी गाड़ी के अंदर रहकर जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ से अपने कॉलेज आता है। वहाँ आने के बाद उसकी मुलाकात समांता नाम की एक लड़की से होती है जिसे वो पसंद भी करता था। अब लंच ब्रेक में उसे काफी भूख भी लग जाती है, लेकिन बेचारे के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो भूखा ही वहां से चला जाता है। जोई अपना गुजर बसर करने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करता है, क्योंकि यहाँ वो अकेला रहता है इसीलिए अपनी सारी जिम्मेदारियां उसने अपने कंधे पे उठाई होती हैं। अगले सीन में जोई की टीचर उसे वार्निंग देती है कि अगर जल्द से जल्द तुमने अपनी फी नहीं भरी तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। और ये सुनकर जोई काफी उदास हो जाता है, बेचारा सारी चीजें कैसे अरेंज कर पाता। तब जोई का दोस्त मॉरिस उसे एक बोटिंग ग्रुप के बारे में बताता है कि एडम नाम का एक कोच है जो 8 प्लेयर्स को अपनी बोटिंग टीम के लिए सिलेक्ट करने वाला है। अगर हम सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद हम ओलंपिक खेलने का मौका मिल सकता है हमें, जिससे हमें इतने पैसे मिल जाएंगे कि तुम्हारी कॉलेज फी क्या, हम सारा जीवन अच्छे से गुजार पाएंगे। और ये सुनकर जोई को एक उम्मीद जागती है और काफी खुशी भी होती है उसे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उसे मिल रही होती है अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए। और इसे वो ऐसे जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो मॉरिस के साथ उसी कोच के पास जाता है। लेकिन वहां आने के बाद पता चलता है कि यहाँ तो सिर्फ 8 ही सिलेक्ट होने वाले हैं और किस्मत आजमाने के लिए वहां पर काफी लोग आए होते हैं। ये देखकर जोई थोड़ा परेशान हो जाता है कि पता नहीं मेरा इनमें नंबर आएगा भी या फिर नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा भी या फिर नहीं। अब एडम सारे आए हुए लोगों से कहता है कि देखो, मेरी टीम आम लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ खास लोगों के लिए है। सिर्फ खास लोग इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको खास बनना है तो अपने शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बनाना होगा। यहाँ इतने लोगों को देखकर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब ट्रेनिंग चालू होगी तो इसमें से आधे से सिलेक्शन होने के पहले ही मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हार्ड जो होती है। एक बात याद रखना, अगर आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, तभी यहाँ पर नाम रजिस्टर करवाना, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर वहाँ पर सारे लोग अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं, जिसमें जोई भी शामिल होता है। अब सारे रजिस्टर किए हुए लोगों की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि ये एक रोविंग टीम है जिसमें 8 लोग मिलकर एक बोट चलाएंगे और ऐसी कई सारी बोट्स की आपस में रेस होगी। उसमें जो जीतेगा वही विनर कहलाएगा। इसलिए सभी को हर तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कुछ तो इस ट्रेनिंग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कुछ में अभी भी हिम्मत होती है और वो हिम्मत जुटा इस ट्रेनिंग को पूरा कर रहे होते हैं। अब ऐसे ही कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद सिलेक्शन का दिन आ जाता है और किस्मत से जोई और मॉरिस दोनों ही एडम की टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं। ये देखकर उन्हें इतनी खुशी होती है ना कि क्या बताएं। अब जोई तुरंत समांता के पास आकर उसे खुशखबरी देता है कि तुम्हें पता है मेरा सिलेक्शन हो गया है और अगर किस्मत ने साथ दिया तो इस बार के ओलंपिक में हमें खेलने का मौका मिलेगा। और ये सुनकर समांता भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन जोई और मॉरिस को उनका कमरा दिया जाता है, क्योंकि अब से उन्हें एडम की ट्रेनिंग एकेडमी में रहना होगा। जहाँ आने के बाद जोई को बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ऐसा वो बहुत टाइम के बाद रह रहा होता है, लगभग काफी सालों के बाद वो एक अच्छे बिस्तर पर सो रहा होता है। जिसके बाद एडम भी सभी सिलेक्ट हुए 8 प्लेयर्स को कॉक्सवेन डेविड से मिलवाता है, जो कि असल में नाव को नेविगेट करके सभी को बताएगा कि कब रफ्तार वगैरह बढ़ानी है, कब क्या करना है। इसके बाद उन 8 प्लेयर्स की ट्रेनिंग दोबारा शुरू कर दी जाती है। यहाँ तक उनके साथ उनके सीनियर टीम भी होती है, जो कि असल में एडम की रियल टीम है, जो पहले ओलंपिक खेल चुकी है मतलब, लेकिन आज तक वो जीत नहीं पाई। इसलिए एडम ने सब्स्टिट्यूट की तरह नए 8 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है कि अगर ओलंपिक आने तक 8 में से कोई इतना परफेक्ट हो गया कि वो उसकी टीम को जीत दिलवा सकता है, तो वो पुरानी टीम के प्लेयर्स को हटाकर सब्स्टिट्यूट वाले प्लेयर्स को ओलंपिक खेलने का मौका देगा। लेकिन अभी सब्स्टिट्यूट टीम काफी ज्यादा कमजोर होती है, लेकिन उसी के साथ साथ सीनियर टीम भी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही होती है। इसलिए एडम सीनियर टीम को बहुत चिल्लाता है कि अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो भूल जाओ हमारा सपना ओलंपिक जीतने का। अब सारे प्लेयर्स की ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी जाती है, जिसमें एडम उन सभी को उनकी ताकत के हिसाब से अरेंज करके बैठाता है। जिसके पास ज्यादा ताकत है उसे आगे बैठने का मौका मिलता है, ताकि सभी प्लेयर्स एक लय के साथ बोट चलाएं, क्योंकि अगर उनकी लय टूटी तो बोट की स्पीड डगमगाने लगेगी। अब सीनियर टीम सिर्फ 34 स्ट्रोक तक ही लय बना पाती है, जो कि बहुत ही कम है। इसके बाद उनकी लय टूटने की वजह से स्पीड भी कम हो जाती है। इससे एडम बहुत परेशान
कि जब यही ऐसा कर रहे हैं तो फिर सब्स्टिट्यूट वाली टीम तो क्या ही करेगी। इसलिए वो सभी प्लेयर की ताकत और हिम्मत के हिसाब से एक बोर्ड के ऊपर उनका नंबर अरेंज करता है कि आखिर किस प्लेयर को कौन सी पोजीशन पर बेहतर होगा जाना। जिसके बाद वो डेविड को वहां बुलाकर उसे सारी टेक्निक बताता है कि जब बोर्ड चालू होगी तो सभी प्लेयर्स को जैसा मैंने बताया है उस तरह गेम खेलने कहना। हमारी सारी उम्मीद इस साल दोनों सब्स्टिट्यूट और सीनियर टीम पर टिकी हुई है। जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी उससे ही सिलेक्ट किया जाएगा ओलंपिक के लिए। इसके बाद फिर से सभी प्लेयर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है और धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट टीम में सुधार आने लग जाता है, जिससे उनकी स्पीड पहले से काफी बढ़िया हो जाती है। अब ओलंपिक का क्वालिफिकेशन राउंड शुरू हो जाता है और इस राउंड में अगर सब्स्टिट्यूट टीम जीत गई तो उनके पास चांस होगा कि वो ओलंपिक में खेल पाए। इसलिए वहां पर हजारों की तादाद में लोग क्वालिफिकेशन देखने आए होते हैं, जिनमें सब्स्टिट्यूट टीम रेसिंग शुरू होते ही सबसे पीछे हो जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो रेस भी खत्म नहीं कर पाएगी, लेकिन यहाँ पर डेविड सभी को मोटिवेट करता है और सारे प्लेयर्स के अंदर हिम्मत आ जाती है, जिस वजह से वो रेस को जीतने के लिए पूरी जान लगा देते हैं और इस तरह वो अपने ओपोनेंट से आगे निकलते हुए इस रेस को जीत जाते हैं। और ये देखकर एडम भी बिल्कुल हैरान और खुश हो जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट टीम की स्पीड बहुत ही अच्छी थी। साथ ही सारे 8 के 8 प्लेयर्स पहली जीत को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। अगले सीन में एडम सब्स्टिट्यूट और सीनियर टीम के आपस में रेस करवाता है, ये देखने के लिए कि क्या सब्स्टिट्यूट टीम सीनियर टीम से ज्यादा अच्छी है या फिर नहीं। और तब इस बार की रेस में सब्स्टिट्यूट टीम बैक टू बैक 3 बार सीनियर टीम को हरा देती है। ये देखकर तो एडम भी तंग रह जाता है कि सीनियर टीम जिनके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जो कि ओलंपिक तक खेल चुकी है, उस टीम को इस सब्स्टिट्यूट टीम ने हरा दिया। बहुत बढ़िया यार। इसलिए एडम मन बना लेता है कि इस बार ओलंपिक उसे सीनियर टीम के बजाय सब्स्टिट्यूट टीम के साथ खेलना चाहिए। हो सकता है जो सपने पिछले 2 दशक में उसकी टीम नहीं कर पाई वो ये नई टीम करके दिखा ले। लेकिन बाकी कोच उसको सलाह देते हैं कि हमें ऐसे नौसिखिया टीम पर ओलंपिक का दाव नहीं लगाना चाहिए। माना उनके पास नया नया जोश है, लेकिन एक्सपीरियंस तो सीनियर टीम के पास ही है ना। उन्होंने ओलंपिक खेला है, उसे खेलने के टाइम किस तरह के सिचुएशन को फेस करना पड़ता है इस बारे में सब्स्टिट्यूट टीम नहीं जानती। लेकिन एडम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये अनाउंस कर देता है कि इस बार ओलंपिक में हमारे देश की तरफ से सीनियर टीम नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूट टीम जाएगी। और ये सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि सब्स्टिट्यूट टीम वो तो अभी नई है, लेकिन उस सब्स्टिट्यूट टीम की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। उनका तो जैसा आधा सपना पूरा हो गया हो। इसलिए वो ये तय करते हैं कि जिस तरह से एडम ने उन पर भरोसा रखते हुए उन्हें ओलंपिक खेलने का मौका दिया, वो भरोसे को बरकरार रखते हुए ओलंपिक के इस मुकाबले को जीतकर उनका और अपना सपना सब कुछ पूरा कर दिखाएंगे। और अब अगले सीन में जोई के पास उसके पिता आते हैं, जिन्होंने रेडियो में उसके बारे में काफी कुछ सुना था। वो यहाँ उसे बधाई देने आए होते हैं, जिन्हें देखकर जोई बहुत उदास हो जाता है। दरअसल 14 साल की उम्र में उसने अपनी माँ के मरने की वजह से घर छोड़ दिया था, क्योंकि उसके पिता की दूसरी पत्नी उसको बहुत तंग किया करती थी। लेकिन इतने सालों में उसके पिता ने कभी उसे ढूंढने तक की कोशिश नहीं की, कि बात उसको काफी बुरी लगती है। वहीं उसके पिता उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं और ओलंपिक में जीतने की शुभकामनाएं देकर चले जाते हैं। अगले सीन में सारे प्लेयर्स को वॉशिंगटन भेजा जा रहा होता है, क्योंकि वहां उन्हें ओलंपिक क्वार्टर फाइनल खेलना होगा। इसलिए सारे लोग उनको देखने आए होते हैं। लेकिन ट्रेन में जोई बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसने काफी सालों के बाद अपने पिता को देखा था। और जब एक प्लेयर उसका ऐसे ही मजाक उड़ाता है तो वो उससे लड़ना शुरू कर देता है। बाकी फिर जैसे तैसे उनकी लड़ाई रुकवा लेते हैं। पर इस चीज से जोई का ध्यान ट्रेनिंग से हट जाता है, जिससे वो नाव चलाने में भी जरा ध्यान नहीं दे पाता और दूसरों पर गलतियां डालते हुए उन पर चिल्लाना शुरू कर देता है। अब ये देखकर एडम भी परेशान कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं इनकी टीम टूट तो नहीं गई, मतलब बॉन्ड खराब तो नहीं हो गया। अगर ऐसा हो गया तो इनका जीतना तो नामुमकिन है। अब एडम उनको समझाने चाहता है तो जोई उसे भी ऊंची आवाज में चिल्लाकर वहां से चला जाता है। तब वहां पर कारपेंटर आता है, जिसने जोई की टीम की बोट बनाई थी। वो जोई को समझाता है जीवन में वह इंसान कामयाब होता है जो सारी परेशानियों और कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ता है। अगर तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो सारी बातों को भुलाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और कामयाबी की इतनी ऊंची सीढ़ी चढ़ो कि वहां से तुम्हें अपनी सारी परेशानियां छोटी लगने लगे। इसलिए हिम्मत करो और आगे बढ़ो। ये सुनकर जोई को इतनी हिम्मत मिलती है। साथ ही वो एडम से आकर अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता है, जिस पर वो उसे माफ कर देता है। अब टीम का क्वार्टर फाइनल होता है शुरू, जिसमें जो भी टीम आती है उनके सीनियर प्लेयर्स वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन सिर्फ एडम की टीम ऐसी थी जिसमें सारे नए प्लेयर्स होते हैं, इसलिए सभी की उम्मीदें सबसे ज्यादा उन पर ही टिकी होती है। शुरुआत में तो वो सारे अपोनेंट से पीछे चल रहे होते हैं, लेकिन डेविड दोबारा उनको मोटिवेट करते हुए सही टाइम पर स्पीड बढ़ाने को कहता है, जिस वजह से वो फाइनली क्वार्टर फाइनल जीत जाते हैं। और ये देखकर एडम एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसी खुशी में वो सभी प्लेयर्स को एक पार्टी भी देता है। लेकिन तब एडम के पास एक आदमी आकर कहता है ओलंपिक कमेटी के पास पैसे कम पड़ गए और ओलंपिक का फाइनल भी बर्लिन में खेला जाएगा। अगर तुम अपनी टीम को वहां ले जाना चाहते हो तो तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर $5000 जमा
करने होंगे। 1936 के टाइम पर दोस्तों $5000 काफी ज्यादा होते थे। ये सुनकर एडम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब क्या करूं, और अपनी टीम के प्लेयर्स के साथ एक मीटिंग रखते हुए सभी को पैसों की कमी के बारे में बताता है। ये सुनकर सभी भी परेशान हो जाते हैं कि इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे और अब ये परेशानी कहाँ से क्या करेंगे। लेकिन तब उनको एक आइडिया आता है कि अगर हम न्यूज़पेपर में इस बारे में आर्टिकल डालकर डोनेशन जमा करें तो इससे $5000 तो मिल जाएंगे। इस पर सारे मान जाते हैं, यहाँ तक कि टीम के प्लेयर्स भी लोगों के पास जाकर डोनेशन मांग रहे होते हैं कि हमें कैसे भी करके इस बार अपने देश को जिताना है, इसलिए प्लीज कुछ हेल्प कीजिए। जिस पर काफी लोग उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और इस तरह से उनकी मेहनत रंग लाती है और देखते देखते कुछ दिनों में उनके पास पैसे जमा हो जाते हैं, जिससे उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अब सारे प्लेयर्स बल्ले आ जाते हैं, लेकिन वहां आते ही डॉन नाम के प्लेयर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो तेज बुखार में भी सेमीफाइनल खेलने जाता है, जहां उनका मुकाबला 6 अलग अलग टीम से होना था। जो भी जीतेगा फाइनल में जाएगा, और भाग्य से इस बार का सेमीफाइनल भी जोई की टीम जीतकर सीधे फाइनल में पहुंच जाती है, जिससे पूरा अमेरिका खुशी से लहर उठ जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ जर्मनी भी फाइनल में आ चुका था, जो कि पिछली 5 बार ओलंपिक जीत चुका है और वही अमेरिकन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। लेकिन सेमीफाइनल के बाद डॉन की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और अगर 2 दिन में वो ठीक नहीं हुआ तो उसके बदले दूसरे प्लेयर को टीम में शामिल करना होगा। लेकिन डॉन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वो इतने तेज बुखार के साथ भी फाइनल के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। और अब देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जहां पर 6 अलग अलग देश की टीम फाइनल में आई होती है, जिस फाइनल को देखने हिटलर भी वहां पर पहुंचा होता है। तो वहीं जोई की टीम के सभी प्लेयर एक दूसरे को काफी मोटिवेट कर रहे होते हैं। साथ ही एडम भी उनकी हिम्मत को बढ़ाते हुए सभी से ये कहता है कि तुम अमेरिका को यहाँ तक लेकर आए हो, मुझे तुम सभी पर नाज है। तुम सब मेरी हर उम्मीदों पर खड़े उतरोगे, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम फाइनल भी जीत कर दिखाओगे ना। और इसके बाद फाइनल मैच शुरू हो जाता है। लेकिन जोई की टीम को रेस शुरू होने की आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए सभी के आगे निकलने के बाद तब वो अपनी रेस शुरू करते हैं, जिससे वो शुरू में काफी ज्यादा पीछे हो जाते हैं। और ये देखकर सारे लोग समझ जाते हैं कि बस अब कोई चांस ही नहीं है अमेरिका के जीतने का, अमेरिका फिर फाइनल हार जाएगी। लेकिन जोई और बाकियों की हिम्मत बड़ी खतरनाक होती है। वो हारते नहीं, पूरी ताकत के साथ बोर्ड चलाए जा रहे होते हैं, जिससे वो 3rd पोजीशन में आ चुके थे और अब उसके एग्जैक्ट सामने लाइन में थी इटली और जर्मनी। तीनों एकदम सेम स्पीड के साथ फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहां उनकी रेस तो खत्म होती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि ये मैच कौन जीता। लेकिन जब फिनिशिंग लाइन की फोटो को चेक किया जाता है तब जाकर ये पता चलता है कि इस मैच को जीतने वाली टीम कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। और ये सुनकर सारे लोग खुशी के मारे उछलने नाचने लग जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि इतनी एक्सपर्ट टीम के सामने ये नौसिखिया टीम ने बाजी मार ली। और अब मूवी के आखिर सीन में बूढ़ा जोई अपने पोते को अपने जीवन की कहानी सुनाते हुए उस घर पर ले जा रहा होता है, जहां उसका पोता कहता है, मैं भी दादाजी आपके जैसा प्लेयर बनूंगा। और इसके बाद हमें रियल में उन 8 प्लेयर्स की फोटो दिखाई जाती है दोस्तों, जिन्होंने अमेरिका को ओलंपिक में जीत दिलाई थी, और उन्हीं का किरदार इस मूवी में जोई और बाकियों ने निभाया है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।